जैन मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज आपके पास पुनः 500 से अधिक क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अब वीडियो को अंतिम समय तक अवश्य देखें। यदि आप वीडियो को अंतिम समय तक देखते हैं तो आपको फायदा यह है कि अधिक से अधिक बहुत कम समय में क्वेश्चन आपको याद करवा देंगे। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल जरूर कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास मेरा वीडियो जाए, ताकि आप इसका संपूर्ण लाभ उठा सकें। इसलिए बिना समय गवाए हुए हम आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज का है कि राग बिहाग का गायन का समय क्या है। राग बिहाग के गायन का समय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रात्रि का दूसरा प्रहर। रात्रि का दूसरा प्रहर। आगे देखिएगा, पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे का जन्म कब हुआ था? तो 1860 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे का जन्म कब हुआ था? 1860 में इनका जन्म हुआ था। राग काफी का थाट क्या है? ठीक है, तो राग काफी का थाट आपको है काफी थाट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपरीत स्वर कितने होते हैं? हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि मुख्य रूप से स्वर जो है संगीत में 12 माने गए हैं, जिसमें शुद्ध स्वर 7 हैं और विपरीत स्वर 5 हैं। तो आपसे यदि पूछेगा कि विपरीत स्वर कितने हैं तो कितना टिक आउट कर दीजिए बच्चों, मेरे साथ बोलिए 5 है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्वर के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? तो आरोह कहते हैं। ठीक है, स्वर के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? तो आरोह कहते हैं। पंडित हरिदास स्वामी कौन थे? तो पंडित हरिदास स्वामी गायक थे। क्या थे? संगीत का गायक थे। यह इनका जन्मोत्सव प्रतिवर्ष मुंबई में मनाया जाता है। रूपक ताल कितनी मात्राओं का होता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 7। रूपक ताल में कितना मात्रा होता है? 7 होता है। यमन राग किस ठाट से उत्पन्न होता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा कल्याण। क्या आंसर हो जाएगा? कल्याण। यमन राग के गाने का उचित समय क्या है? तो रात्रि का प्रथम प्रहर। रात्रि का प्रथम प्रहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बच्चों कि अलहैया बिलावल किस ठाट से उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बिलावल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिलावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहाग राग का गाने का उचित समय क्या है? इसका भी आंसर आपको हो जाएगा रात्रि का प्रथम प्रहर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हमीर राग किस ठाट से उत्पन्न होता है? इसका आपको आंसर हो जाएगा कल्याण। क्या आंसर हो जाएगा? कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, असावरी राग किस ठाट से उत्पन्न होता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा असावरी। असावरी राग किस ठाट से उत्पन्न होता है? इसका आंसर हम क्या टिक आउट कीजिएगा बच्चों एग्जाम में? असावरी। हाँ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असावरी राग गाने का उचित समय क्या है? तो दिन का दूसरा प्रहर। दिन का दूसरा प्रहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि कामोद राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? तो कामोद राग की उत्पत्ति आपको कल्याण ठाट से हुई। किससे हुई है? कल्याण ठाट से। और हमीर राग की उत्पत्ति कल्याण ठाट से हुआ है। आगे देखिएगा, बागेश्वरी की उत्पत्ति किस ठाट से हुआ है? तो काफी से हुआ। किससे हुआ है? काफी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बागेश्वरी का राग का गायन का उचित समय क्या है? तो रात्रि का दूसरा प्रहर। रात्रि का दूसरा प्रहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुआ है? इसका आंसर आपको हो जाएगा खाज। ठाट का नाम क्या है? खाज। बच्चों आपको याद रखना है कि कुल ठाट 10 होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीम पलासी राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुआ है? इसका भी भीम पलासी का भी आंसर है काफी ठाट है। ठीक है, और बागेश्वरी का भी उत्पत्ति हुआ था तो काफी ठाट से हुआ था। और हमीर राग का उत्पत्ति जो हुआ था कल्याण से हुआ था। ठीक है, और कामोद का भी हुआ था कल्याण से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भीम पलासी राग गाने का उचित समय क्या है?
इसका आपको आंसर हो जाएगा दिन का चौथा प्रहर, दिन का चौथा प्रहर। भीम पलासी राग के वादी संवादी स्वर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा म एवं स, म एवं सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैरव राग के गायन का उचित समय क्या है? तो प्रातः काल। भैरव राग कब गाया जाता है? प्रातः काल। भैरव राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुआ है? इसका आंसर आपको हो जाएगा भैरव। ठीक है, भैरव राग का वादी स्वर क्या है? इसका आंसर आपको हो जाएगा ध। अब भैरव राग का संवादी स्वर क्या है? तो रे, अर्थात संवादी और वादी स्वर पूछेगा तो रे और ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि बागेश्वरी में कौन सा कोमल प्रयोग होता है? तो न और गी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बारीकी से ध्यान देना है, हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? तो 12 होते हैं। अभी इसके पहले हम बता चुके हिंदुस्तानी स्वर में कितने, हिंदुस्तानी गायन में कितने स्वर होते हैं? 12 होते हैं, जिसमें 7 गो शुद्ध स्वर है और 5 जो स्वर है वो विपरीत स्वर है। ठीक है, विपरीत स्वर। हिंदुस्तान संगीत में कुल कितने ठाट हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा 10। पहले बता चुके हैं बच्चों। राग जाति कितनी होती है? तो 6। राग जाति कितनी होती है? तो 6 आरोह होता है और 6 अवरोह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि साडो साडो समूह में कितने स्वर लगते हैं? इसमें भी 6 लगते हैं, 6 आरोह और 6 अवरोह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि संपूर्ण में कितने स्वरों का प्रयोग होता है? संपूर्ण में कितने स्वरों का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 7, मतलब 7 है। औंडो में कितने स्वर का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 5 है। कितना आंसर हो जाएगा? 5 है। ठीक है, जिस राग के आरोह एवं अवरोह में 5-5 स्वर लगते हैं उसको औंडो ओडो स्वर कहते हैं। आपको याद रखना बच्चों बारीकी से। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक ताल में कितने ताली का प्रयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा 4। एक ताल में कितने ताली प्रयोग होता है? तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, झपताल में कितने मात्रा पर खाली का प्रयोग होता है? तो 6ठी मात्रा पर। ठीक है, तिलवाड़ा ताल में कितने ताली का प्रयोग होता है? इसका आपको आंसर हो जाएगा 3। तिलवाड़ा ताल में कितने खाली का प्रयोग होता है? तो 1। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, सूल ताल में कितने ताली का प्रयोग होता है? तो 3। ठीक है, सूल ताल में कितने खाली का प्रयोग होता है? तो 2। ठीक है, अब इसके पहले वाला वीडियो में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ताली किसको बोलते हैं और खाली किसको कहते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो देखने के बाद आप मेरे इसके पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें हम पूर्ण रूप से डिस्क्रिप्टिव तरीका से बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिना समय गवाए हुए ध्यान दीजिए कि 4 ताल में कितने खाली का प्रयोग होता है? तो 2। और 2 खाली तो 4 ताली हो जाएगा। 2 गुना या 4 गुना या 8 गुना होता है। ठीक है, 4 ताल में कितने ताली का प्रयोग होगा? तो 4। ध्यान दीजिएगा, रूपक ताल में कितने ताली का प्रयोग होगा? तो 3। रूपक ताल में मौखिक रूप से कितने खाली का प्रयोग मान्य है? तो ओनली फॉर 1 है। ठीक है, श्रुतियां कितनी है? भारतीय संगीत में श्रुति कितनी है? तो 22 है। इनमें कौन सा वाद्य यंत्र विदेशी माना गया है? तो बहुत सारा है, गिटार है, वायलिन है। ठीक है, ये सब कहाँ का है? विदेशी वाद्य यंत्र माना गया है। तबला का आविष्कार किसे माना गया है? तो अमीर खुसरो को। ठीक है, अमीर खुसरो। ये तबला जैसे कैसा भाषा है? तो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, डग्गा किसे कहते हैं? तो बाएं भाग के तबला को डग्गा कहते हैं। बाएं भाग के तबला को डग्गा कहते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि वायलिन का उद्गम स्थल कहाँ माना गया है? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऐसे वायलिन का मुख्य रूप से उत्थान जो हुआ था वो इटली में हुआ था, परंतु इसका वर्तमान समय भारतीय संगीत के अंतर्गत इसको भारत आप आंसर मार सकते हैं। संगीत की चर्चा किस वेद में मिलता है? इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ठीक है, संगीत की चर्चा आपको सामवेद में मिलता है। तानपुरा में कितने तार होते हैं? तो 4 होते हैं। तानपुरा 4 वर्ड का है, तानपुरा, और 4 तार भी होते हैं। किस राग में तीव्र माध्यम लगता है? तो यमन में। किस राग में तीव्र माध्यम लगता है? तो यमन राग में। किसी भी ठाट में कितने स्वरों का होना अनिवार्य है?
इसका आपको आंसर हो जाएगा 7। इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। कहरवाल ताल कितनी मात्राओं का होता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 8 है। पंडित बच्चा मिश्रा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो जल तरंग से। और जल तरंग के जो कुप्पी बनता है वो चीनी मिट्टी का बनता है। किसका बनता है, चीनी मिट्टी का। फूंक वाला वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है, तो बांसुरी, फूंक के बजाया जाता है। विलायत खां क्या बजाते हैं, तो सितार आपको बजाते हैं। पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं, तो बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, पन्नालाल घोष और सितार बजा, हाँ पन्नालाल घोष बांसुरी, ठीक है। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन है कि गुरुदेव GTN पटनायक क्या बजाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वायलिन। क्या आंसर हो जाएगा, वायलिन। कोमल स्वर, देखिएगा जैसे कहने के मतलब है कि इनमें से कोमल स्वर का चिन्ह कौन सा है, तो कोमल स्वर का चिन्ह आपका ऐसे माइनस है, ये हो गया कोमल स्वर। क्या हो गया, कोमल, कोमल स्वर का चिन्ह हो गया है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, इनमें से तीव्र स्वर का चिन्ह कौन सा है, तो तीव्र स्वर का चिन्ह जो बच्चों ऐसे खड़ा रहता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, तीव्र स्वर। ठीक है, ये तीव्र स्वर का चिन्ह आपको हो गया। स्वरों के ऊपर बिंदु जो जीरो ऐसे बढ़ जाता है उसको तार सप्तक कहते हैं। कौन सप्तक कहते हैं, तार सप्तक है, मिला, इसको क्या बोलते हैं, तार सप्तक बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि शब्दों को बढ़ाने वाला चिन्ह को क्या कहते हैं। किसी भी संगीत में शब्द को जोड़ना या बढ़ाना वाला चिन्ह क्या होता है, तो ऐसे एस टाइप का लिखा जाता है। ठीक है, एस, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा समताल का चिन्ह है, तो समताल का चिन्ह आपको जीरो ही होता है। ठीक है, तार सप्तक का जो जीरो है वही क्या है, समताल। ये क्या हो जाएगा, आपको समताल हो जाएगा, समताल का चिन्ह हो गया। एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा बच्चों कि खाली का चिन्ह कौन सा होता है, खाली का चिन्ह कौन सा होता है, इसे स्केच बंद कर दो। खाली का चिन्ह कौन सा होता है, तो खाली का चिन्ह आपको यही है, तीव्र वाला जो है यही क्या है, खाली का आपका चिन्ह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, राग बागेश्वरी के आरोह में कितने स्वर का प्रयोग होता है, तो 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको बारीकी से ध्यान देना है कि बागेश्वरी में कौन कौन से स्वर वर्जित हैं, तो बागेश्वरी में आपको आरोह में रे और प जो है स्वर वर्जित है। यमन राग के आरोह में कितने स्वर लगते हैं, इसका आंसर आपको हो जाएगा 7। कितना आंसर हो जाएगा, 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना, अलैया बिलाहल के आरोह में कितने स्वर लगते हैं, तो 6 लगते हैं। कितना लगता है, 6 लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बारीकी से ध्यान दीजिए बच्चों कि ध्रुपद की कितनी वाणियां हैं, तो इसका आंसर होगा आपको 4। ध्रुपद की कितनी वाणियां हैं, 4 है। ख्याल गायन शैली में कितने प्रकार के हैं, ख्याल गायन शैली जैसे कितने हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि देश राग के आरोह में कौन सा स्वर प्रयुक्त नहीं होता है, तो ग और ध, ग और ध। ध्यान दीजिएगा आगे बच्चों, इनमें संपूर्ण जाति का राग किस राग में प्रयोग होता है, तो यमन में। किसमें प्रयोग होता है, यमन, यमन में। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान देना है कि तानसेन ने किस गायन शैली को लोकप्रिय बना दिया था, तो इसका आपको हो जाएगा ध्रुपद शैली को। सबसे पुराना गायनों में सबसे पुराना शैली कौन सा है, ध्रुपद शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तानसेन के गुरु कौन थे, तानसेन के गुरु कौन थे, तो स्वामी हरिदास थे। और स्वामी हरिदास का जन्म आपको हम बता चुके हैं कि 1860 ईस्वी में हुआ था। नहीं सॉरी, स्वामी हरिदास का जन्म आपको हम बता देंगे, भी याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अकबर के दरबार के नवरत्नों में संगीतज्ञ का महत्वपूर्ण ज्ञाता कौन था, तो तानसेन था। कौन था, तानसेन। आगे देखिएगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। विष्णु दिगंबर पलुस्कर और पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे का संगीत क्षेत्र में क्या योगदान है, तो इन्होंने स्वर लिपि पद्धति का निर्माण किया था तथा संगीत के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया था। ठीक है, गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है, गंधर्व महाविद्यालय कहाँ है, तो आपको लाहौर में है। गंधर्व महाविद्यालय कहाँ है, लाहौर में है। ध्यान दीजिएगा, फयाज खां का संबंध किस से है, इसका आपको आंसर हो जाएगा ठुमरी से।
फैयाज खां का संबंध किससे है? तो ठुमरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसराज एक बहुत ही बड़े वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, और जैसे क्या बजाते हैं? तो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायक के विख्याता है? तो आपको हो जाएगा पंडित वकारनाथ ठाकुर, पंडित वकारनाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामोद राग कब गाया जाता है? तो कामोद राग आपको रात्रि में गाया जाता है। कामोद राग कब गाया जाता है? रात्रि में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है कि राग बागेश्वरी किस ठाट से उत्पन्न हुआ है? तो आपको ऑलरेडी पहले बता चुके आंसर है कि राग बागेश्वरी आपको काफी ठाट से उत्पन्न हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना, विद्यापति का संबंध किससे है? तो ये आपको विद्यापति का संबंध मैथिली भाषा से है, और ताल पूछेगा तो धमार ताल से है। किससे है? धमार ताल से। धमार, ये धमार किस ताल में गाया जाता है? किसके शासन काल में सबसे अधिक गाया जाता था? तो अकबर के शासन काल में, ठीक है। माना जाता है कि धमार काल का निर्माता मानसिंह को भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, इनमें से लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है प्राचीन काल में? तो बांसुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान देना, किस शताब्दी में रविंद्र संगीत की रचना हुई थी? तो 18वीं शताब्दी में। स्वामी हरिदास का जन्म कब हुआ था? तो आपको हो जाएगा 1512 ईस्वी में। स्वामी हरिदास का जन्म कब हुआ था? तो 1512 ईस्वी में। अभी तुरंत आप क्वेश्चन नहीं बता पाए थे, परंतु अभी बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाद कितने प्रकार के होते? तो नाद 2 प्रकार के। नाद कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के नाद हैं। हिंदुस्तानी संगीत में कितनी श्रुतियां मानी गई है? तो 22 माना गया है। कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई है? इसका आंसर आपको हो जाएगा सितार। क्या आंसर हो जाएगा? सितार। निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुपद गायन से संबंध रखते थे? तो आपको हो जाएगा तानसेन और पंडित हरिदास और पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, तानपुरा में कितने तार होते हैं? तो 4, पहले ही बता चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, किस राग में दोनों निषाद का प्रयोग होता है? तो खमाज में, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन ध्यान देना है कि इनमें से किस राग के आरोह में निषाद वर्ज्य है? तो आसावरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको ध्यान देना है कि इनमें से कौन सा राग रात्रिकालीन है? तो बिहाग। बिहाग कब गाया जाता है? तो रात्रि के कोई भी प्रहर में आप गा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको कि इन रागों में किसमें दोनों माध्यम लगते हैं? तो हमीर में। हमीर राग में दोनों माध्यम का प्रयोग होता है, मतलब आरोह और अवरोह, या फिर स्थिर और अशांति दोनों लगता है, ठीक है। राग कामोद कब गाया जाता है? तो रात्रि के समय में गाया जाता है। इनमें से कौन सा राग प्रातः काल में गाया जाता है? तो भैरवी, ठीक है। किस राग में दोनों माध्यम का प्रयोग? तो हमीर में भी होता है दोनों राग का प्रयोग, और ये आपको याद रखना, हमीर में दोनों राग का प्रयोग होता है। भारत की मुख्य संगीत पद्धति कितनी है? तो 2। भारत की मुख्य संगीत पद्धति कितनी है? तो 2। स्वर के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? तो आरोह कहते हैं, और स्वर के घटते क्रम को क्या कहेंगे? तो अवरोह कहेंगे। अगला क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है कि 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 16। 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 16। झपताल में सम किस मात्रा पर होता है? तो 1 पर होता है। ताल दादरा का खाली कितनी होती है? तो 4, और ताली 2 हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, ताल पद्धति में चिन्ह 0 से क्या सूचित किया जाता है? तो खाली का भी हम बता चुके थे, इसको समताल भी कहते हैं या खाली भी कहते हैं। अगला ध्यान दीजिएगा, संगीत में क्या क्या होते हैं? तो गायन होते हैं, वादन होते हैं तथा नृत्य होते हैं। ध्रुपद गायन शैली में कौन ताल बजता है? ये आपको 4 ताल बजता है। क्या बजता है? 4 ताल बजता है। शास्त्रीय संगीत को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती है? तो 22 होता है, ठीक है। शुद्ध और विपरीत स्वर मिलाकर कुल कितने होते हैं? तो 12। शुद्ध स्वर 5 होते हैं और विपरीत स्वर शुद्ध स्वर 7 होता है और विपरीत स्वर 5 होता है। तीव्र विपरीत स्वर कौन सा है? तो म है। म और सा ही ऐसा है जो कभी चेंज नहीं होता है। सप्तक में कितने स्वरों का प्रयोग होता है? तो 7।
संगीत में नाद से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? तो श्रुति कहते हैं। और नाद कितने हमारे हैं? 2 हैं। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि थाटों की उत्पत्ति कितने स्वरों से हुई है? तो 12 स्वर से हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान दें, सप्तक में 7 स्वर के क्रमानुसार समूह को क्या कहते हैं? तो थाट कहते हैं। प्राचीन काल में राग के कितने लक्षण माने जाते हैं? तो 10 माने गए हैं। राग में कम से कम कितने स्वर होना चाहिए? तो 5 होना चाहिए। अलंकार को क्या कहा जाता है? तो पलटा। अलंकार को और किस नाम से जाना जाता है? तो पलटा। 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक के समय को क्या कहते हैं? तो पूर्वांग कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वांग कहते हैं। ठीक है। पूर्वांग भाग में आते हैं तो सा, र, ग, म, प। ठीक है। तानसेन का बचपन का नाम क्या था? तो तन्ना मिश्रा नाम था। क्या नाम था? तन्ना मिश्रा। ध्रुपद भारतवर्ष का क्या है? तो एक प्राचीन गायन शैली है। ख्याल किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। छोटी संख्या का आविष्कार, छोटी ख्याल का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कब हुआ था? तो 1931 में। और पंडित हरिदास स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 1512 में। ठीक है। अब विष्णु दिगंबर, पंडित विष्णु दिगंबर भारत खंडे का जन्म कब हुआ था? तो 1860 ईस्वी में। आपको याद रखना है। इसके बाद ये अमीर खुसरो का स्वर्गवास कब हुआ था? तो 725 हिजरी में, मतलब 725 ईस्वी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिताल में 13 मात्राओं पर होता है? तो ताली होता है। संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो सारंग देव हैं। संगीत कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के हैं। तानसेन का वंशज क्या कहलाते थे? तो सैनिक कहलाते थे। राग बिहार का रस प्रधान क्या है? तो श्रृंगार है। ध्यान दीजिएगा। लय के मापने के साधन को क्या कहते हैं? तो मात्रा कहते हैं। ठीक है। तराना को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया। तराना कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। टप्पा गायन का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? तो गुलाम नबी सौरी। आप याद रखिए कि टप्पा गायन का जैसे निर्माता कौन है? तो गुलाम नबी सौरी ही हम आंसर टिक आउट करेंगे। राग में जिस स्वर का प्रयोग सबसे अधिक होता है उस राग को क्या कहते हैं? तो अंश स्वर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है कि राग आसावरी किस थाट से उत्पन्न हुआ है? तो खमाज थाट से उत्पन्न हुआ है। राग बागेश्वरी किस समय गाया जाता है? तो रात्रि के समय में गाया जाता है। निम्न में से किस राग के आरोह में ऋषभ नहीं लगता है? तो बिहाग में। ठीक है। इस प्रकार आज का क्विज आपको यहीं पर समाप्त हुआ। जो भी आपके सगे संबंधित है वो उनको आप भेजिए तथा अधिक से अधिक चैनल को ग्रो करें ताकि हमको आपको सपोर्ट करने में तथा वीडियो बनाने में बहुत ही बल मिले, ताकत मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करना तथा लाइक करना तथा शेयर करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।